बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल बायोबॉम्स में। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लास 12 का बायोलॉजी नोट्स का हमने PDF प्रोवाइड कराया था और उसमें 1 से 50 क्वेश्चनों को आपके बीच रखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो ज़रूर आप हमारे उस वीडियो को देखें ताकि आपको 1 से 50 तक जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें समझ में आए कि क्या क्वेश्चन को पूछा गया है और क्या क्वेश्चन को बताया गया है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है। इसलिए ये एग्ज़ाम को देखते हुए आपके बीच काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आया गया है। तो आप हमारे वीडियो को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा वीडियो मिले और आपके एग्जामिनेशन अच्छा जाए और अच्छा नंबर लाए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। बता दें कि यह जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है यह इंटरमीडिएट के बायोलॉजी सब्जेक्ट का है और साथ ही साथ इस चैप्टर का क्या नाम है, तो मानव स्वास्थ्य एवं रोग है। ठीक है दोस्तों, तो बता दें कि ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेके आया गया है ताकि आप आसानी पूर्वक से समझें और आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण मिले। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अपना आज का 51 नंबर क्वेश्चन से। कहता है कि इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने ये रहा, सिफिलिसिस, हर्पेस, पैपिलोमा या इनमें से सभी। तो जाहिर सी बात है बच्चों, बैक्टीरिया जो होता है वो बैक्टीरिया यानी कि हम लोग इसको, ये तो इंग्लिश में हो गया, हिंदी में इसको हम लोग जीवाणु के नाम से जानते हैं। तो जीवाणु से जो होने वाला रोग होता है वह एक प्रकार का सिफिलिसिस रोग होता है। यह हमारा बैक्टीरिया से होने वाला ही रोग होता है। ठीक है, और यह जो बैक्टीरिया होता है काफ़ी छोटे छोटे होते हैं जो शरीर पर लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या कह रहा है कि टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है, ये मेरे 1 से 50 के बीच में जो क्वेश्चन लिया गया था उसके अंदर ये क्वेश्चन है। आप अगर वीडियो देखे हों तो आप आसानी पूर्वक से इसको लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। पूछा जा रहा है कि टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है, थाइमस में, अमाशय में, यकृत में या अस्थि मज्जा में। तो प्यारे दोस्तों, बता दें कि टी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, बोन मैरो के नाम से जाना जाता है। और यह बोन मैरो क्या होता है, जो हड्डियों के बीच के जो अंदर आपका तरल पदार्थ जो द्रव के रूप में होता है, तो तरल पदार्थ जो होते हैं उसी को हम लोग अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका आंसर अस्थि मज्जा। जैसे कि आप अगर चिकन उकेन खाते हैं, यानी कि देखते हैं चिकन का जो हम लोग लेग पीस निकालते हैं, तो लेग पीस के अंदर का जो तरल पदार्थ जो होता है उसको हम लोग खींचते हैं, निकालते हैं, तो वही हमारा क्या होता है, अस्थि मज्जा होता है, बोन मैरो होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्णतः से दमन के लिए कौन सी कोशिका है, यानी प्रतिरक्षा यानी कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो पूर्ण रूप से दमन करने के लिए कौन सी कोशिका होती है। कीटल कोशिका, ठीक है, किलट कोशिका, सहायक टी कोशिका, निरोधी टी कोशिका, मेमोरी टी कोशिका। तो देखिए, जो हमारा ये प्रतिरक्षा के लिए यानी कि इम्यूनो सिस्टम के लिए जो होता है, पूर्ण दमन करने के लिए होता है, वो क्या होता है, आपका निरोधी
टी कोशिका होता है, ठीक है। यानी कि ये विरोध करने वाला आपका एक कोशिका होती है जिसको निरोधी टी कोशिका के नाम से जाना जाता है। टी यानी कि सहायक टी कोशिका, सहायक टी कोशिका मतलब हेल्पर, आपका ये क्या होता है, हेल्प का कार्य करता है, ठीक है। मेमोरी टी कोशिका क्या करता है, ये सारी सूचनाओं को एब्जॉर्ब करता है, इकट्ठा करता है, मेमोरीज करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है मेमोरीज कोशिका। सहायक क्या करता है, किसी भी चीज़ों को सूचना का प्रदान करना होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सहायक टी कोशिका करता है, ठीक है। निरोधी कोशिका आपको ये बचाव के लिए करता है। अगला क्वेश्चन है कि लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है। लिम्फोसाइट के ऊपर क्या होता है, लैग जी होता है, लैग एम होता है, लैग डी होता है, लैग ई होता है। तो ये भी हमने पिछले वीडियो में बता दिया हूँ कि इसमें क्या होता है, आपका लैग डी होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारा लिम्फोसाइट होता है उस लिम्फोसाइट के ऊपर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके लैग डी लगे होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके बीच कि रेबीज टीका किसने प्रचलित किया है। यानी कहने का इसका मतलब कि रेबीज टीका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने समझिए कि उपयोग किया या बनाया या उसको प्रचलित किया यानी कि प्रकाशित किया। तो देखिए जेनर है, पास्चर है, डार्विन है, लैमार्क है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आपको आंसर अच्छे से पता हो, बट बता दो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लुईस पास्चर। इनका पूरा नाम हो जाएगा लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर, देखिए लुईस पास्चर क्या है, तो कहने के बाद लुईस पास्चर ने क्या किया था, तो रेबीज टीके का खोज करके बतलाया था। यह रेबीज किसके कारण से काटने से होता है, तो कुत्ते यानी कि पागल कुत्ता हो या भेड़िया हो या चमगादड़ हो, इस तरह के जो भी जानवर काटते हैं तो उससे क्या होता है, रेबीज उत्पन्न हो जाता है। तो इस रेबीज को कम करने के लिए रेब्डो वायरस का उपयोग किया जाता है। तो इस रेब्डो वायरस को बनाने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो लुईस पास्चर हैं। और बता दें कि सबसे पहले रेबीज का यानी कि रेबीज टीके का पहला टीका यानी रेबीज जो टीका था, पहला टीका 1885 ईस्वी में पेश किया गया था, ठीक है, पेश किया गया था, ठीक है, किया गया था। कौन सा किया गया था, तो रेबीज यानी कि रेबीज का पहला टीका 1885 में पेश किया गया था। किसके द्वारा, तो लुईस पास्चर के द्वारा, ठीक। उसके बाद से फिर इसमें और बढ़ोतरी होने के बाद से 1905 में आपका रेबीज टीका का पूर्ण रूप से प्रचलित हो गया, ठीक है दोस्तों। तो बता दें कि जो रेबीज होता है, रेबीज किसके काटने से होता है, पागल कुत्ता हो, ठीक है, पागल भेड़िया हो या आपका समझिए कि पागल यानी कि जितने भी आते हैं जैसे कि कुत्ता, भेड़िया, गीदड़, चमगादड़, ये सब क्या होते हैं, इस टाइप के जितने भी जानवर होते हैं उसके कारण से रेबीज उत्पन्न हो जाता है बॉडी के अंदर। और उस रेबीज को कम करने के लिए रेब्डो वायरस का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि डिप्थीरिया, टेटनस, कुकुर खांसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, DTP, ठीक है, DTP, डिप्थीरिया, टेटनस और आपका क्या हो जाएगा, P फॉर परतूसिस, ठीक है। परतूसिस को हम लोग वोपिंग कफ बोलते हैं, वोपिंग कफ, WHOOPING, वोपिंग कफ मतलब कुकुर खांसी, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ कर रहा है कि डिप्थीरिया, टेटनस, कुकुर खांसी आदि के लिए कौन सा टीका लगवाना चाहिए, तो BCG नहीं लगेगा, DTP, हेपेटाइटिस बी, इनमें से कोई नहीं। तो हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस का टीका लगवाना चाहिए। BCG जो लगता है वो 5 साल के बच्चों के लिए लगता है, ठीक है।
और ये आपका हो जाएगा डीपीटी हो जाएगा, जो जिसको हम लोग कहते हैं डिप्थेरिया, टेटनस और परतूसिस यानी कुकुर खांसी के लिए हम लोग क्या कौन सा टीका का उपयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। कहता है कि हिस्टामिन संबंधित होता है, तो हिस्टामिन किससे होता है? उदासीनता से होता है, बी लिम्फोसाइट से होता है, एंटीबॉडी से होता है या एलर्जी से होता है? तो बता दें कि जो हिस्टामिन जो होता है वह किससे होता है? तो आपका एलर्जी से होता है, एलर्जी का एक संबंधित है। तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, यानी कहते हैं किसके अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी बोलते हैं? कुष्ठ रोग को, कॉलेरा को, ट्यूमर को, मलेरिया को? तो देखिए ऑन्कोलॉजी यानी कि क्या होता है? ये एक प्रकार का कैंसर होता है, ठीक है। कैंसर के अध्ययन को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो कैंसर किसके कारण से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो दैट इज आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन कैंसर से संबंधित होता है? लाइपोना, ल्यूकेमिया या लिम्फोमामा या इनमें से सभी, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका कैंसर से जो संबंधित होता है ये लाइपोना भी होता है, ल्यूकोमिया भी होता है और लिम्फोमामा भी होता है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा डी इज द करेक्ट। यानी कि जो हमने अभी जस्ट बताया कि ऑन्कोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। तो ये सारा का सारा उसी के कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन देंगे कि कैंसर बीमारी का उपचार, यानी कि कैंसर से बचने के लिए किस चीज़ का उपचार किया जाता है? शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इनमें से सभी। तो देखिए कैंसर से बचने के लिए आप शल्य चिकित्सा का भी प्रयोग कर सकते हैं, कीमोथेरेपी का भी प्रयोग कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये तीनों का जब उपयोग कर सकते हैं तो दैट इज आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि म्यूटाजेन कौन सा है, यानी कि इसमें म्यूटाजेंस कौन सा है? एक्सरे है, रेडियो एक्टिविटी किरण है या सरसों गैस है या इनमें से सभी है? तो म्यूटाजेंस आप पढ़े होंगे, तो म्यूटाजेंस जाहिर सी बात है कि इन सभी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ये सारा का सारा म्यूटाजेंस के अंतर्गत होते हैं। तो ऑप्शन आपका डी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में संवेदन मंदक पदार्थ होता है। संवेदन मंदक पदार्थ होता है तंबाकू, दारू या अल्कोहल, हशीश या हीरोइन मोर या भांग या ओपियम। तो देखिए जो संवेदन मदक होता है वो संवेदन मदक को हम लोग तंबाकू के नाम से जानते हैं। तंबाकू के नाम से हम लोग जानते हैं उसको, ठीक है। तंबाकू को ही हम लोग संवेदन मदक कहते हैं। तंबाकू के जो पत्तियों होते हैं उसमें निकोटीन पाया जाता है, निकोटीन पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण से यह क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा नशीला पदार्थ होता है। साथ ही साथ बता दें कि जो चाय की पत्तियां होती है उसमें भी निकोटिन्स पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूहों में कौन संवेदनात्मक स्वापक पदार्थ है, यानी कि नोरोटिक्स पदार्थ होता है? मॉर्फिन, कोकीन और चाय, नेक्स्ट हीरोइन, कोकीन और तंबाकू, ब्राउन शुगर, हर्षिस और कॉफ़ी,
कोकिंग, हीरोइन और शीश और हर्शिस। तो देखिए ये किस चीज़ का पूछा जा रहा है, संवेदात्मक यानी कि नारकोटिक्स। तो नारकोटिक्स किसके लिए होता है, तो कोकिंग्स, हीरोइन और हर्शिस के लिए उपयोग माना जाता है कि यही हर्ष क्या है आपका नारकोटिक्स का उदाहरण है, कोकिंग्स, हीरोइंस और हर्शिस। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। संक्रमित पेयजल में फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है, तो संक्रमित पेयजल यानी कि बता दें कि संक्रमित पेयजल होता है, ये क्या होता है, यह यानी कि वैसा रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में ये संक्रमित होते जाता है। तो अब ये पेयजल से यानी कि पीने वाला जल के कारण से होने वाला रोग होता है। तो वह कौन सा है, मियादी बुखार या टाइफाइड, मलेरिया, फलेरिया, कालाजार। तो देखिए जो संक्रमित पेयजल है यानी कि कोई व्यक्ति अगर क्या है, ग्रसित है, रोग ग्रसित है और वह क्या करता है, एक गिलास पानी पीता है, उस गिलास को बिना धोए अगर दूसरा कोई व्यक्ति क्या करता है, अगर उसी गिलास का उपयोग करके वो भी पीता है, तो जाहिर से बात है कि इसका जो बैक्टीरिया जो है ये इसके अंदर भी प्रवेश कर जाता है। ठीक है, यानी इस ये जो आपको दिखाई दे रही है लड़की या लड़का जो भी है, ये अपना गिलास जिसका उपयोग किया है उसी से अगर इसका उपयोग किया ये व्यक्ति, ठीक है, तो इसका बैक्टीरिया इसके अंदर प्रवेश कर गया, यानी इसका वायरस भी इसके अंदर प्रवेश कर गया, बैक्टीरिया भी जो भी था वह एक आपका प्रवेश कर गया। तो बता दें कि संक्रमित जो होता है ये एक प्रकार का विषाणु से होने वाला रोग है जो एक दूसरे के रूप में ट्रांसफ़र होता है। तो इस तरह के रोग को हम लोग मियादी बुखार या टाइफाइड के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में वायु जनित रोग कौन सा है, यानी कि वायु से होने वाला रोग क्षय रोग है, डिप्थेरिया है, निमोनिया है या इनमें से कोई नहीं है। तो वायु जनित जो रोग होता है आपका यह एक प्रकार का निमोनिया को बोला जाता है वायु संक्रमित रोग, वायु जनित रोग। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आपके बीच है कि पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं। पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहता है, शैशव लकवा, जलातका, जबड़ी का लकवा या इनमें से सभी। तो जाहिर से बात है कि देखिए तो पोलियो का चिकित्सा पूछा जा रहा है, तो पोलियो की चिकित्सा क्या हो जाएगा, शैशव लकवा हो जाएगा। शैशव लकवा को हम लोग यानी कि पोलियो को आसान भाषा में यानी कि चिकित्सा भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, शैशव लकवा बोलते हैं, शैशव लकवा के नाम से जानते हैं। अगला है बीडल परीक्षण द्वारा किसका पता किया जाता है। हमने यह पिछले वीडियो में भी आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बीडल परीक्षण किसके लिए प्रयोग किया जाता है, एड्स के लिए, मलेरिया के लिए, तपेदिक के लिए या टाइफाइड के लिए। तो बता दें कि बीडल जो परीक्षण होता है वह आपको टाइफाइड के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अव्यवस्था क्या है, यानी कि मलेरिया की परजीवी के असंक्रमण। ठीक है, तो संक्रमण क्या हो जाएगा, ट्राइकोजोआइट हो जाएगा, स्पोरोजोआइट हो जाएगा, माराजोआइट हो जाएगा, क्रिप्टोजोआइट हो जाएगा। ठीक है, संक्रमण की मुख्य अव्यवस्था, तो अव्यवस्था जाहिर से बात है कि चलिए क्वेश्चन था कि मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अव्यवस्था क्या है, ट्राइकोजोआइट है, स्पाइरोजोआइट है, माराजोआइट है या क्रिप्टोजोआइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट।
चलिए अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया परजीवी के रोगवाहक इनमें से कौन होता है। तो मलेरिया परजीवी जो होता है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। तो बता दें कि मादा एनोफिलीज आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये मादा एनोफिलीज मच्छर क्या करता है, तो किसी भी मनुष्य के बॉडी पर जब यह बैठता है तो जाहिर सी बात है कि ये चोटियाँ जो दिख रही है आपको, इसके मान लीजिए कि हाथ पर बैठ गई मच्छर, और जब यह मच्छर मादा एनोफिलीज मच्छर जब इसके बॉडी पर बैठकर काटा तो सबसे पहले काटने से पहले वो मादा एनोफिलीज मच्छर क्या करता है, लार्वा छोड़ता है, यानी लार छोड़ता है, और उस त्वचा को गीला करके अपना जो डंक होता है वो डंक को क्या करता है, वो डंक को अंदर की ओर प्रवेश करता है और वहाँ से अपना लार्वा यानी कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को छोड़ता है, और छोड़ने के बाद से अंदर से क्या करता है, ब्लड्स को यानी कि आरबीसी को ग्रहण कर लेता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को छोड़ देता है उसके अंदर। अब वहाँ से वो पता चलेगा कि इसको मच्छर काटा है, तो ये क्या करेगा, टन देना मारेगी चट से, तो मच्छर उड़ के भाग जाएगा। तो भागेगा तो जाहिर सी बात है कि अब उसके अंदर क्या प्रवेश कर गया है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रवेश कर गया है। अब प्लाज्मोडियम वाइवेक्स उसके शरीर के धीरे धीरे जो नस होता है, उस नस में जो ब्लड्स प्रवाहित होते हैं वह धीरे धीरे फैलना शुरू करेगा, और वह फैल कर क्या करेगा, ब्लड को तोड़ देगा, यानी कि थक्का बना देगा। थक्का बनाने के बाद से जहाँ तहाँ ऐसे ऐसा जम जाएगा, और उसके बाद से इसको बुखार आना, बार बार चक्कर आना, इस टाइप का शुरू हो जाता है। तो यह किसके कारण से होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से फफूंदी द्वारा उत्पन्न रोग कौन सा होता है। फफूंदी यानी कि कवक जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कवक। फफूंद को क्या कहता है, कवक, फंगी। क्षय रोग, चेचक, दाद एवं सल्की विच्छथिया या सलीपथ। तो देखिए जो आपका कवक्स होता है वो दाद, खाज, खुजली जितने भी होते हैं इस तरह के रोगों को उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है, जितने भी कवक होते हैं दाद करेंगे, दाद उत्पन्न करेंगे, खाज खुजली उत्पन्न करेंगे, ठीक है, खाज खुजली जितने भी सारे इस तरह के उत्पन्न होते हैं वो फंगियों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन कृमि जनित रोग है। कृमि, ठीक है, कृमि जो आपका होता है जिसको हम लोग वर्म बोलते हैं, वर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्म बोलते हैं, वर्म के नाम से जानता है। वर्म आपका फीता कृमि, गोल कृमि होता है ना, टेप वर्म, हुक वर्म, ये अलग अलग तरफ के होते हैं। ये खासकर सुअरों में सबसे ज़्यादा पाते हैं। क्यों, क्योंकि सुअर क्या होते हैं, पिग जो होते हैं गंदे पदार्थों को खाते हैं, उससे उनके अंदर फीता कृमि जल्दी से जल्दी उत्पन्न हो जाते हैं। तो वही चीज़ कहता है कि कृमि जो होता है जनित रोग कौन सा नहीं है। अच्छा, इसमें पूछा जा रहा है नहीं है, तो देखिए एस्केरिस्टा, फाइलेरिया, हेपेटाइटिस या एसाइनोक्लोटोसिस्ता। ठीक है, तो देखिए आपका एस्केरिस तो होता ही है। एस्केरिस को हम बोलते हैं जैसे हम चील, जो हम लोग का अंदर बॉडी के अंदर जो चील होता है ना, कीरी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो तो होता ही है। फिलेरिया उसी के कारण से होगा आपका, ये भी उसी से, यानी कि स्केलेज, देखिए एस्काइलो आता है ना, यानी कि एस्केरिस्टा इस पे भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि ए भी होगा, सी भी होगा आपका, सॉरी सी नहीं होगा, डी होगा, बी होगा। बट इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं है। ठीक है, तो जब कौन सा नहीं है तो आपका हेपेटाइटिस जो होता है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित रोग कौन सा है। प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचारित रोग कौन सा है। ठीक है, तो माने
अमीबता यानी अमीबिया पेचिस है, मलेरिया है, काला जार है, इनमें से सभी है। तो देखिए अमीबिया पेचिस होगा ही, मलेरिया परजीवी कारण से होता है या काला जार होता ही है। तो दैट इज योर ऑप्शन इज द डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि रोगी के शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करने वाली औषधि है, यानी कि रोगी के जो शरीर में होता है वो रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए किस औषधि का उपयोग हम लोग करते हैं। अगला को मैंने इसमें ऑप्शन दिया है प्रतिजैविक, टीका या ओपीओइडस। ठीक है, ओपियोइडस, इनमें से सभी। तो जाहिर से रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए करने वाले औषधियाँ हैं, औषधि पूछा जा रहा है। तो औषधि कौन सा हो जाएगा आपका? देखिए ऑप्शन इसमें क्या क्या है, प्रतिजैविक है, टीका है, ओपीडीएस होता है, इनमें से सभी। तो देखिए इसमें जो रोगाणुओं को नष्ट करता है तो वो कौन करता है? प्रतिजैविक करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स जिसको हम लोग कहते हैं। एंटीबायोटिक्स ही क्या करता है? रोगाणुओं को नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में यह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से मौजूद होता है वह कहलाता है? सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, स्व प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो देखिए जो मनुष्य के जन्म से ही प्रतिरक्षा उत्पन्न होता है उसको हम लोग सहज प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एक स्व प्रतिरक्षा का उदाहरण है? स्व मतलब अपना खुद का एक एंटीबायोटिक्स का काम करता है। तो कौन है? दमा है, रूमेटाइड है, कैंसर का काम कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्व हमने जस्ट बोला कि ये अपने आप से स्वयं काम करेगा, तो अपने आप से स्वयं कौन करेगा? तो रूमाट्राइड राइटिस जो होता है ये स्वयं का खुद का प्रतिरक्षा है। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से पश्चय विषाणु कौन सा है, यानी कि पश्चय विषाणु कौन सा है? ठीक है, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसेस वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, इनको वायरस, इन्फ्लुएंजी, इनमें से कोई नहीं। किस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है? पश्च विषाणु। ठीक है, पश्च विषाणु जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिस वायरस, ह्यूमन डिफेंस HIV जो होता है ये क्या होता है आपका? पश्च विषाणु के नाम से जाना जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से प्रतियोजरता उत्पन्न करने वाली बीमारियां कौन सी है? त्वचा कैंसर, हेज्वार, इंटेरिक ज्वार या गलगंड। तो किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है? प्रतियोजरता जो होता है ये ज्वार को उत्पन्न करता है। ये कौन सा करता है? ज्वार को उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रचलित नहीं है, यानी कैंसर के उपयोग में कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है? कीमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, सर्जरी। तो देखिए हमने जस्ट बताया था कि कीमियोथेरेपी होता है या रेडियोथेरेपी होता ही है, फिजियोथेरेपी होता ही है। किस चीज़ का नहीं होता है? तो इसमें कीमियोथेरेपी। देखिए कीमियोथेरेपी का तो उपयोग कर भी करेंगे, रेडियोथेरेपी का उपयोग करेंगे, सर्जरी उपयोग करेंगे, क्योंकि कैंसर जिस अंग से अगर होता है उस चीज़ को काट सकते हैं तो काटना, चीड़ फाड़ करना क्या होता है? सर्जरी होता है। बट फिजियोथेरेपी ये आपका नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है एड्स के लिए स्क्रीनिंग परीक्षण कौन सा होता है? एड्स के लिए वेस्टर्न बोल्ट, एलेसिया, PCR, साउदर्न ब्लॉटिंग। तो एड्स का परीक्षण जो किया जाता है वह किसके लिए द्वारा किया जाता है? तो आपको हम फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एलेसिया के द्वारा क्या किया जाता है?
इलेसिया के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एड्स का जांच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि समूह की एंटीबॉडीज से एलर्जिक क्रिया प्रारंभ होती है। लैग जी, लैग ई, लैग एम, लैग ए। तो जो समूह एंटीबॉडीज जो होती है वो कौन सा होता है, तो लैग ई होता है। लैग ई क्या करता है, ये प्रारंभ करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह है। माइक्रोबस, जैविक खाद, ईस्ट में, जैविक कीटाणुनाशक में। तो ये भूमि में पूछा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भूमि में जो होता है वो आपका क्या होता है, तो भूमि में आपका खाद्य पदार्थ जो होते हैं जैविक खाद के रूप में होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है। हरा शैवाल, ईस्ट, जीवाणु, लाल शैवाल। तो देखिए जैविक खाद का उपयोग जो होता है वो खास करके हरे शैवाल का उपयोग सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत माना जाता है। हरे शैवाल को, हरा शैवाल जैसे कि नमी वाले स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। नमी स्थानों पर सबसे ज़्यादा हरा शैवाल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपको कि ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। जस्ट यही सी बात है कि तो हमने अभी क्वेश्चन आपको बताया। तो कैंसर, ऑन्कोजीन्स, ए बी दोनों इनमें से ये तो देखिए वही चीज़ वाला लिखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये तो होगा ही, कैंसर के लिए उपयोग करते ही हैं। ये तो ऑप्शन दिया ही है, तो दैट इज इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ए बी दोनों। हाँ सॉरी दोस्तों, देखिए ऑन्कोलॉजी पूछा जा रहा है, तो ऑन्कोलॉजी क्या हो जाएगा, कैंसर के लिए उपयोग, यानी कि इसका अध्ययन कैंसर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। यौन संचारित रोग है, खसरा है, टीबी है, गोनोरिया है, टाइफाइड है। तो यौन संचारित रोग हमने जस्ट आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एसटीडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, यौन संचारित रोग के नाम से जानते हैं। तो यौन संचारित रोग क्या क्या होता है, गोनोरिया होता है, सिफिलिसिस होता है, एड्स होता है, ये सब सारे के सारे क्या है आपके, यानी कि एसटीडी रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि कैंसर किसके कारण से होता है। तो देखिए ये तो जाहिर सी बात है कि हमने ये क्वेश्चन अभी यानी कि ये रिपीट बाय रिपीट हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि इसको ज़्यादा देरी ना करते हुए बता दें कि ऑन्कोजीन्स के द्वारा उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है। कुष्ठ रोग है, क्षय रोग है, हैजा है, इनमें से सभी है। तो जीवाणु जनित रोग कुष्ठ, यानी कि ये भी विषाणु के द्वारा, हाँ जीवाणु, ये भी कुष्ठ रोग जो होता है ये भी जीवाणु का रोग होता है। क्षय रोग ये भी जीवाणु है, हैजा भी जीवाणु है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। जस्ट अभी हमने पूछा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो दैट इज इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सी उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। तंबाकू का सेवन जो करता है तो उसमें क्या परिवर्तित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि उद्दीपन से, कैटेकोलेयम का रक्त से स्रावित होना या व्यक्तियों का, तो ये व्यक्तियों का रक्तचाप यानी हृदय बढ़ जाना। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, यानी कि ए बी दोनों इसका राइट आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी बीमारी प्रत्युजयक उदाहरण होता है, उत्पन्न करता है। त्वचा कैंसर, हिज्वार या एंटेरिक ज्वार या गलगंड। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा देरी ना करते हुए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। बहुत से क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन
ज़्यादा पूछा ही जाता है, इसलिए आपको रिपीट है। अब आपके सामने एक फीडबैक है, फीडबैक आप ज़रूर दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फीडबैक ज़रूर हमें दीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, यानी कि यह वीडियो कैसा लगा, गुड लगा या वेरी गुड लगा या यूज़फुल है या नॉट बैड है। जो भी आपको फीडबैक देना है आप ज़रूर हमें इन ऑप्शनों को देखते हुए आप ऑप्शन कर सकते हैं। सॉरी, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है बेटो, अब हम लोग इसका अगला टॉपिक्स देखेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि रोग जो चैप्टर है वह रोग चैप्टर को 2 वीडियो में कवर किया जाएगा। इसमें से सारे क्वेश्चन जो आपका लिया गया है वो आने वाले एग्जामिनेशन के तौर पे लिया गया है। अब हो सकता है हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़े या तो हम लोग मेंडल से रिलेटेड जितना भी वंशागति का है उस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहे, आप हमारे चैनल्स पे बने रहे। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और अगर टेलीग्राम से जुड़े नहीं हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।